बिहार पुलिस परीक्षा 30 जुलाई 2025 के लिए आज एक क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं जो बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न पर हैं। जिस प्रकार से आपका 16 तारीख को, 20 तारीख को और 23 तारीख को क्वेश्चन पूछा गया है और 27 तारीख को उसी आधार पर ये आपका सेट हम कंप्लीट करवाए हैं। जो पूरा आपका क्वेश्चन पेपर की तरह इसको सेट किया गया है, तो पूरा सेट को आप कंप्लीट कीजिएगा। लास्ट में आप सभी को ईमानदारी पूर्वक स्कोर भी बताना है कितने स्कोर कर पा रहे हैं, ठीक है। इतना काम जरूर कर लीजिएगा। जिसका भी 30 तारीख को एग्जाम है या कह सकते हैं कि 3 तारीख को एग्जाम है, पूरा सेट को कंप्लीट कीजिएगा। 27 तारीख का पेपर थोड़ा सा हार्ड था कुछ जिले का, पर कुछ जिले में मॉडरेट क्वेश्चन भी था जिसमें आराम से स्कोर किया जा सकता था 60-65 के अप्रॉक्स में। तो उसी हिसाब का ये पेपर है। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार वीडियो को दिल से लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। देखिए क्लास आप सभी करते हैं पर क्लास को लाइक नहीं करते। आप सभी लाइक जरूर कर दिया कीजिए, आप ही के लिए हम इतना मेहनत करते हैं, ठीक है। तो इतना काम जरूर कीजिएगा, आपका एक लाइक मोटिवेट कराता है फ्रेंड। आज का पहला प्रश्न है कि जब भारतीय न्याय पद्धति में लोक हित मुकदमा यानी कि PIL लाया गया था तो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अगर इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आपसे ईमानदारी पूर्वक बताइएगा और लास्ट में स्कोर भी करना है। तो PN भगवती था, याद रखना है आप सभी को। कौन था? PN भगवती था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार का क्वेश्चन आपके पेपर में आ रहा है जिससे बच्चे ऑप्शन को पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन का आंसर भूल जाएगा, भैया होगा क्या क्वेश्चन का आंसर। तो इस प्रकार क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। संसद में धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो यहां धन विधेयक के बारे में पूछा गया है। तो सबसे पहले यह समझिए कि यह केवल एक मंत्री द्वारा पेश किया जाता है, ना कि एक निजी सदस्य के द्वारा। तो यह कथन बिल्कुल सही है कि मंत्री द्वारा ही पेश किया जाता है धन विधेयक। उसके बाद ऑप्शन बी दिया हुआ है कि लोकसभा राज्यसभा की सभी या किसी भी सिफारिश को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। बिल्कुल सही कथन है। दूसरा है कि इसे केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। यह भी कथन बिल्कुल सही है कि भैया लोकसभा में ही आपका धन विधेयक पेश होता है। उसके बाद है कि इसे राज्यसभा द्वारा अस्वीकार या संशोधित किया जा सकता है। यह गलत है। इसमें राज्यसभा कुछ भी नहीं कर सकता है क्योंकि जहां से ये पेश किया जाएगा वहीं हर काम होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका डी गलत है। और धन विधेयक का चर्चा अनुच्छेद 110 में किया गया है फ्रेंड। तो याद रखना है आप सभी को। अनुच्छेद से भी क्वेश्चन आपका पेपर में पूछा जा रहा है। संविधान के किस अनुच्छेद के संसद से संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था है? यानी कि किस अनुच्छेद में संसद से संबंधित संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था है? तो अनुच्छेद 108 में इसका चर्चा है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बात समझे आप सभी। चलिए अगला है कि भारत के संविधान के किस पद का उल्लेख नहीं है? देखिए फ्रेंड सभी सेशन को जरूर लाइक कीजिएगा, आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। इतना मेहनत सिर्फ आपके लिए हम करते हैं, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है। तो लाइक करके शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों में, ठीक है। बस ये हम चाहते हैं कि किसी भी तरह से आपका नौकरी हो जाए बिहार पुलिस में, या बिहार ड्राइवर का अगर फॉर्म भर रहे हैं आप सभी उसमें आपका हो जाए। तो सबसे पहले जो आपका एग्जाम सामने में है पहले उसको आपको फोकस करना है। बाद वाली बात आपका ड्राइवर का है, ठीक है। लगले आपका ड्राइवर है। उप प्रधानमंत्री इसका पद का उल्लेख नहीं है, जबकि लोकसभा उपाध्यक्ष, राज्यसभा उपाध्यक्ष, राज्य विधानसभा का उपाध्यक्ष, ये सभी का उल्लेख है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिएगा आप सभी कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले में पुनः विचार करने के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? तो ये कौन सा संविधान संशोधन था? बिल्कुल कह सकते हैं 44वां संविधान संशोधन था भैया। और कब हुआ था? 1978 में हुआ था। देखिए यहीं से एक क्वेश्चन आपको याद रखना है कि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ही जो आपका संपत्ति का अधिकार था उसे मौलिक अधिकार बनाया गया था और अनुच्छेद 300A में रखा गया था, हटाया गया था अनुच्छेद 31 को। याद रखना है आप सभी को। बात समझे। चलिए अगला है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की न्यूनतम आयु क्या है? हिस्ट्री आप भूल जाइए, नहीं भी पढ़िएगा हिस्ट्री ना तो दिक्कत नहीं है भैया। पॉलिटी को पढ़ के जाइएगा क्योंकि पॉलिटी का सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है, जैसे हमको सुनने में मिला था। तो ध्यान दीजिएगा, साइंस और पॉलिटी को पकड़िए और करंट अफेयर को क्वेश्चन बना के आइएगा। इनमें से कोई नहीं होगा, याद रखिएगा आप सभी। तो सर्वोच्च न्यायालय की बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? कोई नहीं रखा गया है, इनमें से नहीं रखा गया है। हालांकि ध्यान दीजिएगा कि इसका आयु सीमा जो है 65 वर्ष रखा गया है सेवानिवृत्ति का। याद रखिएगा आप सभी। न्यूनतम आयु का सीमा निर्धारण नहीं किया गया है। और ऐसे भी सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश सब बनता है वो लास्ट ही में बनता है, जब रिटायर होने वाला होता है तभी बनता है। देखिएगा अभी 1 साल बचा हुआ है, 65 साल पूर्णे में उसके बाद बनेगा। या हो सकता है कि कभी कभी 60 में बन जाता है, 62 में बन जाता है, इस प्रकार से होता है। भारत के राष्ट्रपति अपना शक्ति का प्रयोग करते हैं।
तो सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा जो है कि सीधे अपना शक्ति का उपयोग करते हैं। अनुच्छेद 53 में कह सकते हैं कि इसके शक्ति और कार्य की बात किया गया है। अनुच्छेद 52 पद बताता है राष्ट्रपति का, और अनुच्छेद 53 क्या बताता है, कार्य शक्ति बताता है। अगला है कि भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है। राइट आंसर होगा ये सभी को, यानी कि शक्तियों की विकेंद्रीकरण, लोगों की सहभागिता को और सामुदायिक विकास को। देखिए सामुदायिक अगर विकास कार्यक्रम की बात किया जाए तो 1952 में स्थापित किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। पंचायती राज को 73वां संविधान संशोधन के द्वारा 1993 में इसको संविधान में दर्जा दिया गया था। पंचायती राज का सबसे पहले उल्लेख किया गया था अनुच्छेद 40 में। बात समझे आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण निम्नलिखित प्रावधानों में से किसके अनुसार किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ये राज्य सरकार के पास ही करेगा। याद रखिएगा राज्य मानवाधिकार आयोग की यहाँ पर बात किया गया ना, तो राज्य सरकार इसका राइट आंसर होगा। अब मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब आया था पता है आप सभी को, ये भी डेट याद रखिएगा। 1993 में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम आया था। कब? 1993 में। तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब आया? 1993 में आया था, याद रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य क्या था। जो रॉलेट एक्ट का था इसका लक्ष्य क्या था, कब आता है? 1919 में रॉलेट एक्ट आता है जिसे काला कानून कहा जाता है। इसी के कारण से जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो इसका विरोध करने का कारण था ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करने के लिए लाया गया था रॉलेट एक्ट को। इसमें शक के आधार पर गिरफ्तार किया जाता था। निम्नलिखित में से आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? भैया राजा राम मोहन राय इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखना आप सभी को। और 1815 में कह सकते कोलकाता में इसकी स्थापना किया गया था। कहाँ पे? कोलकाता में 1815 में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 युद्धों को सही क्रम में सजाना है। इसी प्रकार का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है इजी, ठीक है, बट उसको घुमा के हार्ड कर दिया जा रहा है। घुमाने का मतलब क्या हो जा रहा है पता है आप सभी को? जैसे कि आपको पता है कि चौसा का भैया युद्ध इसके बीच में लड़ा गया था, वहां पर आपको मिलान करने के लिए दे दिया जाएगा कि बेलग्राम का युद्ध कब हुआ था, चौसा का युद्ध कब हुआ था, ठीक है, कन्नौज का युद्ध कब हुआ था, या पानीपत का युद्ध कब हुआ था। इस प्रकार से क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछा जा रहा है और मिलाने के लिए देगा। बच्चा यहीं पर कंफ्यूजन होकर ढेर हो जाता है, ठीक है। तो नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है। पहले बेदड़ा का युद्ध हुआ था, और बेदड़ा का युद्ध कब हुआ था पता है आप सभी को? ये 1531 में हुआ था बेदड़ा का युद्ध, 1531 में। उसके बाद चौसा का युद्ध हुआ था, ये 1539 में हुआ था चौसा का। उसके बाद कन्नौज का युद्ध हुआ था, कन्नौज का युद्ध हुआ था 1540 ईस्वी में, 1540 में। उसके बाद सरहिंद का युद्ध हुआ था 1555 ईस्वी में। तो इस प्रकार से मिलाने के लिए दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बताइए इस प्रकार क्वेश्चन में जब तक आपको डेट याद नहीं रहेगा फ्रेंड, तो आप सवाल का आंसर नहीं कर सकते हैं। तो जो बताया उसको याद रखिएगा। अगला है कि मालाबार में मोपला विद्रोह 1921 किसका परिणाम था, यानी कि ये किस कारण से ये विद्रोह हुआ था। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन बनेगा कि मोपला विद्रोह किस राज्य में हुआ था। तो केरल में। कहाँ पे हुआ था? केरल में, मालाबार तट पर। तो ये किसका परिणाम था? खिलाफत आंदोलन का ही परिणाम था। याद रखिएगा आपसे, किसका? खिलाफत आंदोलन का। अगला है कि किसने कहा था कि आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, इसमें इसे कसकर पकड़ना चाहिए। ये कथन किसका है? तो ये कथन अपना महात्मा गांधी जी का है। याद रखिएगा आप सभी, किसका है? महात्मा गांधी जी का। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? रहीमतुल्लाह सयानी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। पहला कौन सा हो जाएगा? बदरुद्दीन तैयबजी हो जाएगा, बदरुद्दीन तैयबजी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक पूरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक की संस्कृति का अवशेष प्राप्त हुए हैं, विशेष नहीं अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो ये कहाँ से हुआ है? मेहरगढ़ से। याद रखना आप सभी को, मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है, और ये बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है आपका मेहरगढ़। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड कि गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राज्य के समय प्राप्त हुआ था? राइट आंसर होगा कनिष्क के समय में। इसके समय में चौथी बोधसभा संगीति हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष पराजित किया था? तो याद रखना है 305 में, 305 में पराजित किया था सेल्यूकस को। अगला है कि रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था?
तो चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा, याद रखना है आप सभी को। चंद्रगुप्त द्वितीय ने रजत सिक्का जारी किया था और गुप्त वंश को स्वर्ण काल का युग माना जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान अपने फरमान में सरदार या अमीरों को मसनद ए आली के नाम से संबोधित करता था? तो मसनद ए आली के नाम से जो संबोधित करता था वो आपका हो जाएगा बहलोल लोदी को। चलिए भैया, अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन तुगलक निम्नलिखित प्रयोग यानी कि अभियान को काला अनुक्रम सजाना है यहाँ पे। तो यहाँ पर तो सबसे पहले आपको डेट पता होना चाहिए। 2 आब में कर वृद्धि, तो देखिए 2 आब में कर वृद्धि की बात किया जाए तो ये कब हुआ था पता है आप सभी को? नहीं पता है। 1325 में, याद रखना है। कब? 1325 में, ठीक है। उसके बाद फिर आपका होता है राजधानी परिवर्तन। राजधानी परिवर्तन ये कब किया जाता है? 1326 में इसने किया था, याद रखिएगा आप सभी, 1326 में। उसके बाद फिर करता है ये आपका सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, और ये कब करता है? तो ये आपका करता है 1329 ईस्वी में करता है। कब? 1329। उसके बाद फिर कराचिल अभियान करता है, ये करता है 1337 से लेके 38 के बीच में। तो सबसे पहले क्या आएगा? पहले ऑप्शन 2, तब 3, तब 1, तब 4, यानी कि 2, 3, 1, 4 ऑप्शन में डी राइट आंसर होगा इसका, याद रखना है आप सभी को। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला पेपरलेस बजट है? तो 2021-22 वाला जो था ना, ये पेपरलेस बजट वाला था। ऑप्शन में ए राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा फ्रेंड। क्वेश्चन है कि पोंग और तापू डैश राज का लोक नृत्य है। पोंग और तापू लोक नृत्य से भी एक क्वेश्चन आपके पेपर में आ रहा है, 1 से 2 क्वेश्चन, तो ध्यान रखना होगा आपको। अरुणाचल प्रदेश का है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का। निम्नलिखित में से कौन सा एक जल प्रदूषक नहीं है? देखिए आर्सेनिक, गाद और क्रोमियम ये सभी जल प्रदूषक है, जबकि हिमनद नहीं है, हिमनद। अगला है, निम्नलिखित युग्म को सुमेलित करना है, इनमें से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? देखिए इसका गलत मिलान जो है पामेला जेलिमो जो है ये आपका भारोत्तोलन से संबंधित है, ये गलत है। ये आपका एक धावक है जो मध्य दूरी वाला धावक है, ठीक है। बाकी बात ये सभी आपका सही है, ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने मानव विकास की अवधारणा की शुरुआत की थी? डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा। उसके बाद है कि WTO का पूर्ववर्ती नाम क्या था? तो इसका पूर्व नाम था आपका GATT था, जिसे हमसे कहते थे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौता कहते थे, जिसे हमसे कहते थे कि द जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड्स हो जाता, ठीक है। तो इसका ऑप्शन में बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा गया था? आसान प्रश्न है। 1929 का लाहौर अधिवेशन में रखा गया था, और 31 दिसंबर को कह सकते 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर झंडा फहराया गया था, और 1 जनवरी 1930 से स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला शैली को हम सभी किस नाम से जानते हैं? तो इसे गंधार कला शैली कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में कौन सा कथन सत्य है? पहला है कि ये कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से पढ़ाई किए थे, बिल्कुल सही है। ये RBI के गवर्नर और UGC के अध्यक्ष, योजना आयोग के उपाध्यक्ष और अन्य पदों के पास कह सकते अन्य पदों पर ये आसनित हुए थे, ये भी कथन आपका सत्य है। तीसरा है कि भारत के 13वें प्रधानमंत्री बनने से पूर्व वित्त मंत्री के रूप में नई आर्थिक नीति भी लाई थी, ये भी आपका सही कथन है। तो मनमोहन सिंह के बारे में ये तीनों कथन सत्य हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, याद रखिएगा। देखिए प्रधानमंत्री के क्रम से क्वेश्चन आपका बिहार पुलिस में पूछा गया है, तो ध्यान दीजिएगा आप सभी कि प्रधानमंत्री का क्रम बताना था कि कौन पहले बना था, तो ये भी बन सकता है आपके पेपर में। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता की अवधारणा को समाप्त करता है? तो सभी को पता है कि अनुच्छेद 17 ये क्या करता है कि किसी भी से आप अछूत नहीं कर सकते हैं, ये क्या है? दंडनीय अपराध है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत कर दिया गया है। भारत की 5 पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए 5वीं पंचवर्षीय योजना आपका, देखिए 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से लेकर 78 तक चलता है, मात्र में ये आपका 4 साल का ही योजना थी, और इसमें गरीबी उन्मूलन की बात यहाँ पर कहा गया था, और इंदिरा गांधी इसका नारा दिया था। निम्नलिखित में से कौन लोक नृत्य तमिलनाडु से संबंधित है? उस समय इंदिरा गांधी ही प्रधानमंत्री थी देश की। राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएगा कुंभी, यह आपका तमिलनाडु से संबंधित लोक नृत्य हैं। अगला है, एक लेखा वर्ष के दौरान घरेलू क्षेत्र की डैश उत्पादित अंतिम माल और सेवाओं का
कुल मूल्य सकल घरेलू उत्पाद आय कहलाती है। तो इसको हम सभी क्या कहते हैं, तो इसे भीतर कहते हैं। देखिए यहाँ समझिएगा क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या कहना, क्वेश्चन समझे नहीं होंगे आप सभी, क्वेश्चन समझिएगा। एक लेखा वर्ष के दौरान घरेलू क्षेत्र के भीतर उत्पादित अंतिम माल और सेवाओं का कुल मूल्य सकल घरेलू उत्पाद आय कहलाती है। याद रखिएगा, जो घरेलू क्षेत्र के भीतर उत्पादित होता है। बात समझिए। अगला है कवयित्री और लेखिका अमृता प्रीतम निम्नलिखित में से किस साहित्य पत्रिका से जुड़ी हैं? तो ये आपका नागिन मणि से जुड़ी है, याद रखिएगा आप सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड आप सभी, निम्नलिखित में से कौन सा एक विषाणु जनित रोग नहीं है? देखिए विषाणु जनित रोग कौन कौन सा है? रेबीज हो गया, चेचक हो गया, खासरा हो गया, उसके बाद एड्स हो गया, ये सभी विषाणु से फैलता है। जबकि कुष्ठ जो है, जैसे कुष्ठ रोग भी कहते हैं, ये आपका जीवाणु से फैलता है। जैसे मलेरिया जो होता है ये प्लाज्मोडियम से फैलता है। दाग धब्बा जो होता है वो आपका कवक से फैलता है। 1 अप्रैल 1937 को अंग्रेज द्वारा संयुक्त प्रांत के रूप में कौन सा आधुनिक भारतीय राज्य बनाया गया था? देखिए उसको पहले संयुक्त प्रांत कहते थे, याद रखिएगा आप सभी। जो बनाया गया था उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र, याद रखिएगा आप सभी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है? तो यहाँ पर देखिए क्या द्वीप है, मेरू है, मिनिकॉय है? गलत है ये सभी। मिनिकॉय लक्षद्वीप अरब सागर में है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये आपका बंगाल की खाड़ी में है। बात समझ गए। अगला है कि किस नदी की मयूराक्षी, दामोदर, कंसावती और रूप नारायण नाम की एक सहायक नदी है? यानी कि ये जितने भी नदी देख रहे हैं ये किस नदी की एक सहायक नदी है, ये बताना है। तो राइट आंसर होगा हुगली की सभी सहायक नदी है। क्या क्या बताए? हुगली की सहायक नदी में मयूराक्षी हुगली की सहायक नदी है, दामोदर भी, और उसके बाद कंसावती और रूपनारायण ये सभी हुगली की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, एलईडी का यहाँ पर फुल फॉर्म बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाइट एमिटिंग डायोड होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भोपाल का वह नवाब कौन था या थी जिसने 1868 से 1901 तक शासन किया? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी, शाहजहां बेगम। याद रखिएगा आप सभी, कौन सा हो जाएगा? शाहजहां बेगम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक भाग है? देखिए कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की भाग की बात किया गया है, तो ये आपका मेमोरी रजिस्टर हो जाएगा। याद रखिएगा आप सभी, सबसे फास्ट मेमोरी होता है आपका रजिस्टर, याद रखिएगा। उसके बाद कैश मेमोरी, उसके बाद कह सकते हैं कि रैम हो गया, रोम हो गया, ये सभी आपका होता है। तो सबसे फास्ट कौन सा होता है? रजिस्टर्ड होता है। ठीक है, सीपीयू के सबसे नज़दीक में रहता है ये। अगला है कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जिले हैं? तो सबसे अधिक जिले कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। आसान प्रश्न है, आराम से आंसर कर सकते थे। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि राज्य में हिमालय की समान दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक जो है ये किस में आपको देखने के लिए मिलता है? यानी कि किस राज्य में? नागालैंड में है। नागालैंड तो यहाँ पर स्थित है। मिजोरम नीचे है। मणिपुर भी आपका नीचे में देखने के लिए मिलता है। तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। याद रखिएगा, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व में। पोस्केम पुस्तक के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा वेडेल रॉड्रिक्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा बागान फसल सबसे पहले शुरू की गई? देखिए सबसे पहले बागान फसल जो शुरू हुई थी नील, याद रखिएगा, नील की खेती जो अंग्रेजों के द्वारा शुरू किया गया। 3 गठिया प्रणाली का नाम सुने होंगे आप सभी कि 20 बीघा खेत में 3 बीघा में नील की खेती करने के लिए कहा जाता था। और नील का कह सकते कि जो पौधा होता था बहुत जमीन के अंदर तक जाता था, जिससे क्या होता था? मिट्टी का उर्वरता खत्म होने लगता था। तो इसी कारण से किसान नील की खेती नहीं करना चाहता था और अंग्रेज जबरदस्ती करवा रहा था। राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? अति मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ग्लासगो में। याद रखिएगा आप सभी, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। बात समझे आप सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि राजगिरी कई वर्षों तक मगध की राजधानी रहा था, बाद में इसकी राजधानी कहाँ स्थानांतरित कर दी गई थी? तो पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि वह प्रजाति जो खाली एक नग्न क्षेत्र में डैश करती मूल अन्वेषक प्रजाति कहलाती है? तो इसका राइट आंसर होगा आक्रमण। देखिए क्वेश्चन को समझिएगा कि वह प्रजाति जो खाली एक नग्न क्षेत्र पर आक्रमण करती हुई मूल अन्वेषक प्रजाति है। तो ये जो मूल अन्वेषक प्रजाति जो देखते हैं इसका सबसे अच्छा उदाहरण है आपका लाइकेन। याद रखिएगा आप सभी। तो लाइकेन जो है ये आपका मूल अन्वेषक प्रजाति है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा,
स्वतंत्रता के समय भारत का लगभग 75% जनसंख्या किस पर निर्भर था? देश का आजाद हुआ 1947 में, तो इस समय सबसे ज़्यादा जीडीपी में योगदान पहला क्षेत्र यानी कि कृषि का था। ठीक है, और अभी के समय में सबसे ज़्यादा सेवा क्षेत्र, यानी कि कह सकते हैं कि अभी जो है सेवा क्षेत्र में जीडीपी का योगदान सबसे ज़्यादा है। अगला है कि भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में वन और वृक्षा आवरण कितना प्रतिशत है? देखिए, अगर बात किया जाए कि यहाँ पर वन कितना है, वनावरण की बात किया जाए कि वनावरण कितने प्रतिशत पर है, तो 21.76% पर वनावरण है। और वृक्षावरण की बात किया जाए तो 3.14% पर। तो दोनों को मिला लीजिएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, 21 3 आपका 24 और इधर से लगभग 1 हो जाएगा, तो 25.17% हो जाएगा। ठीक है, 2023 डाटा के अनुसार है, बात समझिए। अच्छा, भारतीय वन रिपोर्ट कितने वर्ष में प्रकाशित होता है? 2 वर्ष में। किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो वन अनुसंधान संस्थान देहरादून के द्वारा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला है कि दर्शना झावेरी को किस शास्त्रीय नृत्य के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? मणिपुरी के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। मानव विकास सूचकांक 2023-24 के संदर्भ में भारत की रैंकिंग क्या है? 134वां रैंकिंग है मानव विकास सूचकांक में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यूकी भाभरी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? तो देखिए यूकी भाभरी जो है ये आपका टेनिस खेल से संबंधित है। अगला है राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला एक वर्ष में आयोजित होता है। तो देखिए एक वर्ष में ये एक ही बार होता है। कहाँ लगता है? राजस्थान में लगता है, और कहाँ पर? अजमेर जिला में। बात समझिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग हवा या गैस की आर्द्रता को मापने के लिए प्रयोग करते हैं? तो आसान प्रश्न है, आराम से आंसर कर सकते हैं। हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा। वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से मापते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में मीठे पानी की झील नहीं है? देखिए अगर मीठे पानी की बात किया जाए तो यहाँ सांभर आपका मीठे पानी की नहीं, खारे पानी की झील है। कहाँ पर है? राजस्थान में। और सबसे बड़ा तट स्थलीय स्थलबद्ध आपका ये लवणीय झील है। देखिए तटीय लवणीय झील की बात किया जाए तो उड़ीसा का चिरका झील है, पर स्थलबद्ध की बात किया जाए तो सांभर हो जाएगा, जो राजस्थान में सबसे बड़ा। लोकटक, उसके बाद बड़ा पानी और भीमताल, ये सभी आपका मीठे पानी की झील है। इसके अलावा कह सकते हैं कि बुलर झील जम्मू कश्मीर वाला। विषम का चयन करें। संकेत वस्त्र उद्योग, तो यहाँ पर संकेत वस्त्र उद्योग कौन सा हो सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा विद्युत उद्योग। ये आपका एक संकेत वस्त्र उद्योग है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि केवल 22 वर्ष से अधिक की आयु के भारतीय नागरिक ही किसी राज्य के राज्यपाल के पद के लिए पात्र हो सकते हैं। देखिए राज्यपाल बनने के लिए उम्र कितना होना चाहिए? 35 वर्ष होना चाहिए, याद रखिएगा आप सभी। उपराष्ट्रपति बनने के लिए भी 35 वर्ष और राष्ट्रपति बनने के लिए भी 35 वर्ष उम्र होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि पादप वृद्धि हार्मोन जेवरेलिन किससे निकाले जाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ये कवक से निकाले जाते हैं। जैसे कि मशरूम का नाम सुने होंगे, कवक का सबसे अच्छा उदाहरण है। देखिए शैवाल जो होता है ये अपना भोजन खुद तैयार करता है, प्रकाश संश्लेषण करता है। कवक प्रकाश संश्लेषण नहीं करता, और ये दोनों थाइलोफाइटा जगत का उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? मिलान कीजिए। क्षय रोग, उसके बाद जो है कि समान जुकाम, निमोनिया और हैजा। देखिए क्षय रोग जो होता है जीवाणु से होता है, ये बिल्कुल सही है। समान जुकाम ये विषाणु से होता है, ये भी सही है। निमोनिया गोलान या कोकस से होता है, ये भी सही है। जब देखिए जो प्रोटोजोआ है इससे हैजा होता है, ये आपका गलत है। प्रोटोजोआ से मलेरिया रोग फैलता है, याद रखिएगा आप सभी। जबकि हैजा जो है ये आपका जीवाणु जनित रोग है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि गेहूं का कीट जिसे रस्ट कहते हैं ये कैसा रोग है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका कवक जनित रोग है, याद रखिएगा आप सभी। अगला है कि उड़न राख जिसे फ्लाई एश कहते हैं, ये वायु प्रदूषक किसके कारण से होता है? तो राइट आंसर होगा थर्मल पावर प्लांट, कोयला दहन से जो है कि आपका फ्लाई एश वायु प्रदूषण होता है। अगला क्वेश्चन है कि यदि दो द्रवों का क्वथनांक बहुत अधिक भिन्न हो तो इन्हें किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है? देखिए अगर द्रव का क्वथनांक बहुत अधिक होना तब जो है कि फलनी आसवन विधि के द्वारा इसको हम पृथक कर सकते हैं, फलनी आसवन विधि के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। बौद्धिक व्यवसाय किस गतिविधि के अंतर्गत आता है? देखिए अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्र आपको बताए थे, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला जो आपका कह सकते हैं कि कृषि क्षेत्र वाला था, प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है। दूसरा क्या था?
उद्योग क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र, और तीसरा क्या था, सेवा क्षेत्र। पर यहाँ पर चौथा क्षेत्र के बारे में पूछा गया है, क्योंकि बौद्धिक व्यवसाय की बात किया गया है, तो ये आपका चौथा क्षेत्र में आता है। देखिए चौथा क्षेत्र में जैसे अनुसंधान हो गया, शोध हो गया, नवाचार हो गया, या ज्ञान पर आधारित हो गया, या क्रियाकलाप हो गया, या बौद्धिक व्यवसाय हो गया, ये सभी आपका चौथे क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बात समझे आप सभी। देखिए पढ़ाना या सेवा करना वो तीसरा क्षेत्र का अधिकार है, जबकि आपका कोई भी चीज़ का अनुसंधान करना वो आपका चौथा क्षेत्र में है। कंप्यूटर आधारित सूचना प्रणाली की संग्रह चरण में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता। तो यहाँ पर कीबोर्ड का प्रयोग नहीं करते। देखिए कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जिससे हम डाटा अंदर भेजते हैं, ना कि इसमें सूचना को हम संग्रहित करके रखते हैं। देखिए सूचना को संग्रहित कौन कर सकता है, जैसे हार्ड डिस्क हो गया, या कह सकते हैं कि कुछ भाग कह सकते हैं रैम हो गया, जैसे मैग्नेटिक टेप हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, डिस्क हो गया, ये सभी मेमोरी, ये सभी क्या कर सकते हैं, सूचना को एकत्रित करके रख सकता है। सबसे बड़ा जीवित वानर धरती पर कौन सा है, गोरिल्ला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि देश में केंद्रीय बैंकिंग संस्था, केंद्रीय बैंक की आवश्यकता क्यों है। तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी के लिए, ऋण नियंत्रण के लिए और सरकार की मौद्रिक नीति को क्रियान्वयन करने के लिए आपका केंद्रीय बैंक की आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन है कि शीत युद्ध का अभिपर्याय क्या है। देखिए शीत युद्ध की अगर बात किया जाए तो याद रखिएगा आपसे, पूंजीवादी और साम्यवादी दोनों के बीच वैचारिक दुश्मनी ही शीत युद्ध कहा जाता है इसको। बात समझे आप सभी। और दूसरा विश्व युद्ध जो है ये शीत युद्ध का सबसे बड़ा परमाणु माना जाता है। बात समझे आप सभी। और 1945 से लेकर 1991 तक ये शीत युद्ध का समय माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, भारत का संविधान कब लागू हुआ था। आसान प्रश्न है, आराम से कर सकते हैं, 26 जनवरी 1950 को। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन किया था, बिल्कुल 1930 में हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था, बिल्कुल किया था, 1920 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन ये 1942 में आपका हुआ था, इसका भी नेतृत्व किया था इसी ने। उसके बाद स्वदेशी आंदोलन, ये गलत बात है, स्वदेशी आंदोलन की बात किया जाए तो ये 1905 में हुआ था। तो याद रखिएगा उस समय महात्मा गांधी जी भारत में थे ही नहीं, क्योंकि महात्मा गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय रिजर्व बैंक ने शहरी सरकारी बैंकों के लिए लाइसेंस नीति का उदार बनाया था, लाइसेंस नीति को उदार बनाया था, किस वर्ष। तो 1993 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 3 या 4 अक्षरों का संक्षिप्त नाम है जो फाइल के प्रकार को दर्शाता है। तो देखिए फाइल के प्रकार को दर्शाता है, जैसे मान लीजिए इसका एक आपका एक्सटेंशन नाम होता है। जैसे मान लीजिए कोई भी डॉक्यूमेंट में आप फाइल को बनाए, ठीक है, जब उसको सेव कीजिएगा तो MS वर्ड में बनाए हैं तो वहाँ पर आपको लिखा आएगा .docx आएगा, ठीक है। तो वो क्या है, उसका एक्सटेंशन नाम है। तो वो आपको बताता है कि आपका फाइल किस में बना हुआ है, क्या पावर पॉइंट में बना है, या एक्सेल से बना है, या आपका डॉक्यूमेंट से बना है। तो ये एक्सटेंशन नाम होता है। बात समझिए। चलिए अगला है कि निम्न में से कौन सी मृदा भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा दलदली मृदा। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी वेक्टर जनित बीमारी है, यानी कि वाहक बीमारी बताना है यहाँ पे। तो मलेरिया जो प्लाज्मोडियम से होता है ये एक आपका वाहक बीमारी है। अगला है, निम्न में से किस राज्य में शत्रुंजय पहाड़ी स्थित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात में है। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध क्रिकेटर सुनील गावस्कर निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक हैं। तो देखिए यहाँ पर पुस्तक के बारे में पूछा गया है, रन एंड रेंजर्स हो जाएगा। तो राइट आंसर होगा रन एंड रेंजर्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, भगवान बिरसा मुंडा जुड़ाव योजना का प्रारंभ जो है ये किसके द्वारा किया गया है। तो ये आपका महाराष्ट्र सरकार के द्वारा किया गया है। देखिए बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था, 15 नवंबर को हुआ था, याद रखिएगा आप सभी। और उसी दिन कह सकते झारखंड को आज़ादी भी मिला था, और इसी दिन आपका बिरसा मुंडा जुड़ाव योजना शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि गृह मंत्री अमित शाह ने जनवरी 2025 में कौन सा पोर्टल लॉन्च किया था। 1875 में जन्म हुआ था, ठीक है, बिरसा मुंडा का। तो ये कौन सा पोर्टल है, भारत पोर्टल लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा आप सभी, कौन सा, भारत पोर्टल। अगला है कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में कौन सा देश भाग लेते हैं। तो इसमें भाग लेते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम कार्बन मुक्त तटस्थ राज्य कौन सा है। तो ये आपका हिमाचल प्रदेश राज्य है। अगला है क्वेश्चन नंबर 84, आर्टेमिस समझौता कार्यक्रम का संबंध किससे है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अंतरिक्ष क्षेत्र से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के लाल बाल पाल
में से एक थे। देखिए लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्रपाल हो जाएगा। तो लाला लाजपत राय यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन नंबर ए वाला में। तो ये सभी आपका क्या था, स्वतंत्रता आंदोलन में एक गर्म दल का नेता था। अगला है निम्नलिखित यात्रियों में से कौन 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान से भारत आया था। देखिए उज्बेकिस्तान से जो आया था मोहम्मद बिन तुगलक के साथ में अलबरूनी आया हुआ था, याद रखिएगा आप सभी। इसी ने किताब उल हिंद की रचना की थी। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था मोरक्को से। अगला है कि किसी देश के प्रति शुद्ध खेती योग्य क्षेत्र की कुल क्षेत्रफल किसको संदर्भित करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी, कार्यायिक घनत्व को संदर्भित करता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सेल का उपयोग घड़ियों में नहीं होता। देखिए लेड एसिड सेल का उपयोग घड़ियों में नहीं किया जाता है। देखिए घड़ी दो प्रकार का बैटरिक होता है सेल। एक क्या होता है आपका, एक प्राथमिक सेल होता है जो गैर रिचार्जेबल होती है और दूसरा आपका एक रिचार्जेबल होता है। तो दो प्रकार का सेल है, बात समझिए। अगला है कि वर्ष 2000 में निम्न में से किस राज्य का गठन नहीं हुआ था। तो 2000 में किस राज्य का गठन हुआ, झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ का हुआ था। तो ये तीनों का तो हुआ है। तेलंगाना का गठन कब हुआ था, 2014 में हुआ था। आंध्र प्रदेश से काटकर बनाया गया तेलंगाना को। अगला है कि भारत ने ओलंपिक में अंतिम बार हॉकी में स्वर्ण पदक कब जीता था। देखिए सबसे पहले जीता था ये कब, 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। और दूसरी बार बात किया जाए तो ये कब जीता था, 1980 के दशक में। मास्को ओलंपिक होगा, याद रखिएगा आप सभी। कहाँ पे, मास्को ओलंपिक में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। भारत में पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी कहाँ शुरू की गई थी। तो ये आपका शुरू की गई थी बांधवगढ़ बाघ अभयारण्य में। कहाँ पे, बांधवगढ़ बाघ अभयारण्य में। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत में दक्षिण राज्यों में पूरे साल उगाई जाती है। तो ये आपका चावल हो जाएगा, क्योंकि वहाँ का तापमान जो है वो चावल के लिए अनुकूलित है, याद रखिएगा आप सभी, इसीलिए सालों भर वहाँ उगाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा शासक तुलुब राजवंश से संबंधित था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय। ये तुलुब राजवंश से संबंधित था आपका। देखिए तुलुब राजवंश की बात किया जाए तो इसके संस्थापक कौन थे, वीर नरसिंह थे, याद रखिएगा आप सभी। कौन थे जी, वीर नरसिंह। वीर नरसिंह आपको याद रखना है, वीर नरसिंह इसके संस्थापक थे। अगला है कि रूमी दरवाजा कहाँ स्थित है। देखिए रूमी दरवाजा जो है आपका लखनऊ में है। अगला है कि निम्न में से कौन सा गीत राजस्थान के किसान खेतों में काम करते समय गाते हैं। तो यहाँ राजस्थान की बात यहाँ पर किया गया है। तो ये आपका पखेड़ा गीत गाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, यहाँ पर आपका श्रृंखला दिया गया है, इसको बताना है। तो इसको मिला लीजिएगा आप सभी, आंसर बताते हैं। इसका 124 होगा। उसके बाद यहाँ मैथमेटिक का सवाल है, तो इसका आंसर बताते बनाने का कोशिश कीजिएगा। 100 ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। उसके बाद 98 का सुन लीजिएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए वाला होगा। बनाने का सभी कोशिश कीजिएगा इस क्वेश्चन को। उसके बाद देख लीजिएगा इसका राइट आंसर बी होगा। उसके बाद 100 नंबर का आंसर जो हो जाएगा वो आपका सी हो जाएगा। ठीक है, तो पूरा 100 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। तो मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। जाते जाते वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा।